हेलो फ्रेंड, आज मैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स देखने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक प्रकार से बेसिक होते हैं ये भी। आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स मेनली 4 टाइप्स का होता है। पहला है इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, चौथा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले देखने वाले हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो हमारा सबसे पहला इफ़ेक्ट है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारा देखो, इस एक कार्बन की चेन है, उसमें लास्ट में एक Cl परमाणु जुड़ा हुआ है ना। अब देखो कि कार्बन और जो क्लोरीन है उसमें ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? हमारा क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन क्या करेगा, जो साझे की इलेक्ट्रॉन युक्त है उसको अपनी ओर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करेगा, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH2 से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है ना। क्लोरीन खींचा है बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको, तो CH2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो चुका है, जिसके कारण इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड युग्म है, ये जो बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको ये वाले CH2 आकर्षित करेगा, है ना। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी तरफ हल्का सा खींचेगा। ठीक है, हल्का से खींचेगा, जिसके कारण इस CH2, ये वाला CH2 के पास फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाए, लेकिन बहुत ही कम इससे दूर गया है इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम दूर गया है ना, जिसके कारण इसके पास पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव मतलब बहुत ही कम, आंशिक से आंशिक जो पॉजिटिव चार्ज है वो आया है। अब फिर क्या होगा, ये जो बंध युग्म है इसका इलेक्ट्रॉन युग्म को ये वाला CH2 फिर से हल्का से खींचेगा, लेकिन इसकी तुलना में बहुत ही कम खींचेगा, है ना, जिसके कारण इसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगा, लेकिन बहुत ही कम होगा, क्योंकि बहुत ही कम इस और ये वाला कार्बन खींचे हैं, जिसके कारण इसके पास पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो एक कोई भी एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट के चारों ओर कील रखा हुआ है, कील जिसे नेल्स कहते हैं। मैग्नेट क्या करता है, जो कील्स अपने समीप होता है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में होता है, उसको अधिक से अधिक आकर्षित करता है ना, और दूर का जो कील है उसको बहुत ही कम आकर्षित करता है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, जो Cl ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा है वो CH2 वाले, मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म नज़दीक है उसको अधिक से अधिक आकर्षित करता है, जिसके कारण वो जो कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते जाता है। इसमें से भी ये दूर का है तो और हल्का खींचेगा, है ना, जिसके कारण इस पर और बहुत ही कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार ये तो और दूर है तो इसको और हल्का सा खींचेगा, है ना, जिसके कारण फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लो हो जाएगा, जिससे इस पर पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब हमेशा रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये हो गया उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। अब देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स को। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है माइनस आई इफेक्ट, दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। तो इसी को एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग माइनस आई इफेक्ट।
माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, जो कार्बन चैन है ना, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसे EWG कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, जो चैन है, जो कंपाउंड है कार्बन कंपाउंड, उसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, है ना। अब माइनस चार्ज आ रहा है, इसी कारण इसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। माइनस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होता है, वो Cn हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है ना। जो हाइड्रोजन एटम है वो हो सकते हैं, यहाँ पर Cn भी हो सकता है, नाइट्रो भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट। अब हम देखने वाले हैं प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस है, प्लस प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप जुड़ा रहता है, जैसे कि मिथाइल है, यहाँ देखो मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको अपने से दूर रिपल करता है ना, प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण ये जो मिथाइल जो समूह है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है ना। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ही हम इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दर्शा रहा है। जैसे कि CH3 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, CH3CH2CH2 हो सकता है, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यहाँ पर देखो CH3NH2, इसमें भी जो CH3 समूह है, मिथाइल समूह, वो अपने साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को NH2 की ओर धकेल रहा है ना, जिसके कारण मिथाइल समूह पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, NH2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। तो हमारा जो CH3 समूह है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये प्लस आई इफेक्ट है। हम लोग माइनस इस आई इफेक्ट में क्या देखते थे, उसमें कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा रहता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है, जिसके कारण आकर्षित करने के कारण उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है और उस पर माइनस चार्ज आता है, इसलिए वो माइनस आई इफेक्ट हुआ। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा रहता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उसको अपने से दूर धकेलता है ना, जिसके कारण दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए ये हमारा प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ये माइनस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, कोई ऐसा समूह जुड़ा रहता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस पर उस पर माइनस चार्ज आता है, और इस जो ग्रुप है उसको EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, कोई ऐसा समूह जुड़ा रहता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपल करता है ना, अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है, ऐसे प्रतिकर्षित करता है। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बन की स्टेबिलिटी चेक करना है। यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात ये क्या है, एक कार्बोकेटायन है, ये भी एक कार्बोकेटायन है, ये भी एक कार्बोकेटायन है, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन है वो 3 कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है ना। ये वाला जो कार्बन है वो केवल 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये वाला कार्बोकेटायन केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखते हैं कि ये तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो एक नोट्स होता है कि जिसकी भी आवेश कम है, मतलब यदि आवेश कम करें हम तो वो ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेश रहेगा वो उतना ही कम अस्थायी रहेगा। एक बार और सुन लो, यदि आवेश कम हुआ तो ज़्यादा स्थायी, आवेश बढ़ा
तो कम स्थायी। ठीक है, जिसका आवेश सबसे कम हुआ वही ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी होगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है कार्बन पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 CH3 समूह जुड़ा है। CH3 समूह कौन सा इफेक्ट दर्शाता है? ये प्लस आई इफेक्ट का दर्शाता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब ये साझे की इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपने से दूर ढकेलता है ना, इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। तो तीनों जो मिथाइल समूह हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसके कारण कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, जिससे इसकी जो चार्ज है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखो, इसमें 2 CH3 समूह जुड़ा है, तो केवल 2 ही जो मिथाइल समूह है वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, जिससे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो बढ़ेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल समूह रिपल कर रहा है ना। यहाँ पर केवल 2 मिथाइल समूह रिपल कर रहा है, जिससे इसके भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जिससे आवेश कम होगा, लेकिन इसके तुलना में कम। अब तीसरा देख लो, तीसरा में केवल एक ही मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, मतलब यह केवल अकेला ही जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके ये कार्बोकेटायन है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और इसके आवेश को कम करेगा। लेकिन ये केवल अकेले अकेले उतना काम नहीं कर सकता जितना ये तीनों कर सकते हैं, है ना। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन रिपल कर कर इसके आवेश को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रहा है। इस पर केवल 2 ही है जो कि इसके तुलना में थोड़ा कम कर रहा है ना, आवेश को कम, बहुत कम कर रहा है। ये तो और ज़्यादा कम कर रहा है आवेश को। ठीक है, तो मैं क्या बोला था कि जिसका आवेश जितना कम होगा वो उतना ही स्थायी होगा। इसलिए स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पर नोट्स देख सकते हो क्या लिखा है, जितना कम आवेश उतना ही अधिक स्थायित्व। मतलब कोई भी कंपाउंड में जितना कम आवेश रहेगा वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। ऊपर हम लोग देखे थे कि जिसका आवेश जितना कम हो रहा है वहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन का आवेश ज़्यादा से ज़्यादा कम हो रहा था, है ना, इसलिए वो तीनों से ज़्यादा स्टेबल था। दूसरा क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, मतलब कार्बन ऋण आयन की स्टेबिलिटी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट एग्जांपल में 3 मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलता है, रिपल करता है, जिसके कारण ये जो कार्बन आयन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है ना, लेकिन खुद के पास माइनस चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाई हो रहा है, मतलब इसका आवेश क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, इसका आवेश और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले से इसके पास नेगेटिव चार्ज है और अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब हाई हो रहा है ना, और हाई हो रहा है, जिसके कारण इसके जो आवेश है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर 2 CH3 समूह ढकेल कर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, जिससे इसके आवेश बढ़ेगा। वैसे ही इसमें केवल एक ही मिथाइल समूह इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हाई कर आवेश को बढ़ा रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें 3 मिथाइल समूह है, इसमें 2, इसमें फर्स्ट, इसमें 3 लोग मिलकर इसके इलेक्ट्रॉन से डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो कौन सा आवेश आता है, माइनस आवेश। इसके पास खुद के पास पहले से माइनस आवेश है और माइनस आवेश ये बढ़ रहा है ना, इसमें केवल 2 है तो इसकी तुलना में कम आवेश बढ़ रहा है। इसमें केवल एक ही मिथाइल समूह है, मतलब बहुत कम आवेश बढ़ा रहा है ये जो एक मिथाइल समूह है वो। तो अब देखो कि इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमें पता है कि जितना कम आवेश उतना ही ज़्यादा स्थायित्व, तो इसका आवेश सबसे कम बढ़ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्थायित्व, इसका आवेश इसके तुलना में थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है ना, जो माइनस आवेश है, इसलिए मोर स्टेबल हुआ ये वाला 1 डिग्री कार्बन आयन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन आयन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, ये वाला हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इसका आवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
जो फ्री रेडिकल होता है उसके स्थायित्व को देखने वाले हैं। तो देखो, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं गिन लो। 3 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, और एक खुद के पास और रखा है ना मुक्त मूलक के रूप में, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। और अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है ये कार्बन, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कौन करेगा, ये जो 3 मिथाइल समूह है ये दूर करेगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ढकेलता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की भूख मिटेगा, है ना। उसी प्रकार इसमें केवल 2 CH3 समूह इलेक्ट्रॉन देकर जो कार्बन मुक्त मूलक है उसकी भूख को कम करेगा, लेकिन ये इसमें केवल 2 ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें 3। तो कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करेगा, तो ये वाला, है ना। तो इसके अष्टक पूर्ण होंगे, जिसके कारण इसके तुलना में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 2 मिथाइल समूह है और इसमें केवल 1 ही मिथाइल समूह है। तो ये अकेले ढकेल कर जो कार्बन मुक्त मूलक है उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये केवल अकेले है और इसमें 2 है, तो इन दोनों में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 2 काम कर रहे हैं, 2 मिथाइल समूह काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर ये कार्बन की जो भूख है, इलेक्ट्रॉन की भूख, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए उसको दूर कर रहा है। तो इसमें 2 है, इसमें 1 मिथाइल समूह है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसमें 3 मिथाइल समूह है इसलिए ज़्यादा स्टेबल, इसमें केवल 2, इसलिए इसके तुलना में थोड़ा कम, और ये वाला बहुत ही कम अनस्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। जो अम्ल है वो कौन सा अम्ल ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें पता है कि अम्ल क्या है, जो H+ आयन दे वही अम्ल है। अब इन दोनों में ये देखना है कि कौन आसानी से H+ आयन देता है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखो 3 Cl समूह जुड़ा है। Cl समूह को हम लोग कौन सा समूह कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपने तरफ खींचता है ना, अपनी तरफ खींच रहा है इसलिए इसके पास माइनस चार्ज आएगा, मतलब ये -I इफेक्ट दर्शाता है। अब ये तीनों अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। देखो इस पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही लग रहा है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ। अब ये क्या करेगी, इस युग्म का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, फिर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचेगा, फिर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, फिर ये क्या कर लेगा, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है इसको अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में रिलीज हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 Cl समूह था लेकिन इसमें केवल 2, इसमें 3 लोग खींचकर आसानी से H+ आयन को रिमूव कर रहा था, लेकिन इसमें केवल 2 है। यह भी तो खींचेगा लेकिन इसके तुलना में कम खींचेगा, है ना। तो ये भी ऐसे खींचेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, जिसके कारण H+ आयन रिमूव होगा, लेकिन केवल 2 ही Cl समूह खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसकी तुलना में आसानी से ये वाला नहीं निकलेगा, है ना। तो आसानी से H+ आयन कौन सा देगा, ये वाला, मतलब ये वाला ज़्यादा अम्लीय है इसके तुलना में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ कि कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन ज़्यादा क्षारीय है। तो इसमें बता दूं, जो भी ये इस इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से, जो लोन पेयर है उसको आसानी से रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से रिमूव करेगा, वही हमारा बेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर 3 मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर ये जो नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर तो पहले से इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, अब फिर ये लोग इलेक्ट्रॉन देकर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो गए, जिसके कारण ये जो लोन पेयर है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा।
इसमें देखो, इसमें केवल 2 ही मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग कर कर इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बढ़ा रहा है, जिसके कारण ये भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसके तुलना में आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, इसमें 2 मिथाइल समूह, और इसमें केवल 1 मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का बढ़ेगा, जिसके कारण बहुत ही देर से ये जो लोन पेयर है वो रिमूव होगा, है ना। तो जो आसानी से जो लोन पेयर है उसको रिमूव कर पा रहा है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्षारी होगा, है ना, बेसिक होगा। तो ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्षारी, फिर इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।